की एक बूढ़ी औरत अपने छोटे बेटे सुदर्शन और बहू ममता के साथ रहती थी। गोमती का बड़ा बेटा और बहू एक सड़क हादसे में इस दुनिया से चले गए। उस समय पोती खुशी गोमती के पास घर पर थी। अब इस दुनिया में गोमती की पोती खुशी का अपनी दादी के सिवा कोई नहीं था, क्योंकि खुशी के चाचा चाची स्वभाव के बहुत खराब थे। चाची, दादी की तबीयत बहुत खराब है, आप दादी से काम मत करवाओ, दादी को बुखार है। चल हट, बड़ी आई दादी की सगी। ओ बुढ़िया, अभी तक तेरे से बर्तन नहीं धुले? कपड़े कब धोएगी फिर? बस धुल गए बहू, शरीर बहुत दुख रहा था, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। रोज रोज का बीमारी का बहाना यहाँ नहीं चलेगा। तुझे और तेरी पोती को घर में रहने की जगह दी है। शाम को मेरी माँ और बहन मुझसे मिलने आ रहे हैं। इसके बाद रसोई में जाकर उनका खाना बनाना, समझी? और साथ में अपनी पोती को भी लगा, सारा दिन इधर उधर घूमती रहती है। दादी लाओ, मैं आपकी मदद करूं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। दादी, चाची बहुत बुरी है। चाची आपको कितना तंग करती है, आपसे कितना काम करवाती है। मेरी बच्ची, तू इतने छोटे छोटे हाथों से कैसे काम करेगी? रहने दे बिटिया, मैं कर लूंगी। गोमती और खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुशी जानती थी कि उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब है, पर वो छोटी बच्ची क्या कर सकती थी। शाम के समय ममता की माँ और बहन रहने आ जाती है। ममता के बच्चों के लिए वो खिलौने और खाने पीने की चीजें लाई थी। खुशी बच्चों को खिलौनों के साथ खेलता देख लेती है और वो उनके पास जाती है। तभी ममता की बेटी महिमा के हाथ से गुड़िया टूट जाती है और वो खुशी पर दोष लगाने लगती है। नानी देखो ना, मौसी देखो ना, खुशी ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। ममता, ये लड़की तो बड़ी शैतान है। खुद तो माँ बाप परलोक सिधार गए और छाती पर मूंग दलने के लिए इसे यहाँ छोड़ दिया। बताओ जरा, इतनी महंगी गुड़िया लाई थी मैं महिमा के लिए और इस लड़की ने पल भर में तोड़ दी। हाँ दीदी, ये तो बहुत गलत बात है। तुम इसे सबक क्यों नहीं सिखाती हो कि आज के बाद ये ऐसा कुछ ना करे? देखती जाओ, मैं इसे अभी सीधा करती हूँ। बिट्टू, जरा सामने से डंडा तो लाना। ममता डंडे से खुशी की पिटाई करने लगती है। खुशी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। ममता बहू, रहने दे, बेचारी मासूम बच्ची है, इसे मत मार। ममता, मैं तेरे आगे भीख मांगती हूँ, इसे छोड़ दे। सुदर्शन बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। ममता को बोल खुशी को ना पीटे। इस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं, उसके साथ ऐसा सलूक मत करो। माँ, तुम बीच में मत आया करो। बच्चों को सबक सिखाना जरूरी होता है। ममता उसे किसी वजह से ही पीट रही है और मैं अभी अभी थका हुआ आया हूँ। मुझे इन सब बातों में मत घसीटो। मुझे तो अपने ऊपर शर्म आती है कि मैंने तुझ जैसी औलाद को जन्म दिया। तू अपने भाई की बच्ची के साथ इतना बुरा सलूक होते हुए देखता रहता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, मत करो पाप। ममता का गुस्सा खुशी को पीटने के बाद ही ठंडा होता है। उस रात खुशी और गोमती बहुत रोए और उधर ममता अपनी माँ और बहन के साथ खूब खिलखिलाकर पूरी रात मजे करती रही। अगले दिन गोमती की उठने की भी हिम्मत नहीं थी। गोमती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। गोमती ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो भूखी प्यासी घर के काम करती रही, पर ममता ने उस पर जरा सा भी तरस नहीं किया। चाची, दादी माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उन्हें कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैं क्या करूं? हम सब घूमने जा रहे हैं, घर में कुछ नहीं है खाने को। रसोई को मैं ताला लगा कर जा रही हूँ। भूखे मरो या कहीं चले जाओ, पर मेरा दिमाग मत खाओ। चलो माँ, चलो बरखा, बच्चों जल्दी जल्दी चलो, तुम्हारे पापा गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। सब लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। ममता रसोई को ताला लगा जाती है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गोमती की तबीयत और खराब होती जा रही थी। खुशी गोमती को बिना बताए बाजार में कुछ खाने का लेने के लिए निकलती है। वो बाजार में सबसे मदद मांगती है। भैया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मेरी दादी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, वो भूखी है। पैसे हैं तेरे पास? अगर पैसे हैं तो ले जा। नहीं भैया, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से जाओ। अब क्या करूं, दादी के लिए खाना कहाँ से लाऊं? तभी खुशी की नजर एक मंदिर पर पड़ती है जहाँ एक पंडाल लगा था। वहाँ एक औरत कुल्हड़ खिचड़ी का प्रसाद बांट रही थी। खुशी उसके पास जाती है। क्या हुआ बिटिया, प्रसाद चाहिए? पर आंटी, मेरे पास पैसे नहीं है, आप तो इसके बदले में मेरे से पैसे मांगोगे ना? नहीं बिटिया, भगवान के मंदिर में जो प्रसाद बांटा जाता है उसके पैसे नहीं होते,
ये तो मुफ्त में मिलता है। मुझे किसी ने भी बिना पैसों के खाना नहीं दिया। मेरी दादी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। आंटी वो सुबह से भूखी हैं। उनकी तबीयत भी बहुत खराब है। चाचा चाची सब घूमने चले गए। खुशी के आंसू देखकर वो औरत जिसका नाम मालिनी था वो भी भावुक हो जाती है। मालिनी एक ऐसी संस्था चलाती थी जिसमें औरतों को रोजगार मिल सके। मालिनी कुल्हड़ खिचड़ी बनाने का कार्य करती थी। पूरे सप्ताह अलग अलग मंदिरों में कुल्हड़ खिचड़ी बनाकर बंटवाना, यही उनकी संस्था का कार्य था। ये काम मालिनी पिछले 5 वर्षों से करती आ रही थी। अब मालिनी का परिवार भी इसमें सहयोग देता था। मालिनी पैसे वाली होने के साथ साथ दयालु स्वभाव की थी। ईश्वर के प्रति अटूट आस्था के कारण मालिनी ने लोगों की सेवा के लिए ये समाज सेवा का कार्य प्रारंभ किया। मालिनी खुशी के साथ उसके घर पहुंचती है। गोमती की हालत बहुत ही नाजुक थी। मालिनी गोमती को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। गोमती की तबीयत में सुधार आ जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिटिया, आपने मेरे लिए जो किया। माताजी, हमारी संस्था का तो काम ही यही है, गरीबों और बेसहारा लोगों की सहायता करना। अब आप परेशान मत होइए, आप भी हमारी संस्था का ही हिस्सा हैं। अब आपको अपने उस नालायक बेटे और बहू के पास रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी संस्था की तरफ से आपको रहने की जगह और काम दोनों मिलेंगे। हमारी संस्था कुल्हड़ खिचड़ी बनाकर मंदिरों में बांटने का काम करती है, जिसमें आपका भी सहयोग रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मालिनी जी, आप तो हम दादी पोती के लिए ईश्वर का कोई रूप बनकर आए हो। सचमुच कभी कभी पराये भी अपनों से बढ़कर हो जाते हैं। गोमती अपने बेटा बहू का घर छोड़ देती है। अब वो मालिनी के साथ समाज सेवा का काम करती थी। कुल्हड़ खिचड़ी बनाने में गोमती अपना पूरा सहयोग देती थी। गोमती देखती है बहुत सी बेसहारा महिलाएं इस कार्य में मालिनी को सहयोग देती हैं। मालिनी एक अच्छे स्कूल में खुशी का एडमिशन भी करवा देती है। गोमती को इस बात की तसल्ली थी कि उसने खुशी के बर्बाद होते हुए जीवन को बचा लिया था और ये सब भगवान की कृपा से ही संभव हुआ था। अम्मा, 30 रुपए के जामुन कर दो। हाँ हाँ बिटिया, देती हूँ, ये लो। मम्मी, ये बूढ़ी अम्मा इस उम्र में भी कितना काम कर रही हैं। हाँ बेटा, शायद इनका इस दुनिया में कोई नहीं होगा, तभी तो इतनी उम्र में भी खुद काम कर रही हैं। चलो बेटा, ऑटो वाला वेट कर रहे हैं। उस औरत की बातों को सुनकर जानकी नाम की उस बूढ़ी औरत की आंखें भर आती हैं और वो अपने आप से ही बातें करने लगती है। हाँ, आज मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, पर कल तक मैं अकेली नहीं थी, मेरा भी परिवार था। पर सुनो जी, पापा को गए 1 महीना हो गया, पर तुम्हारी माँ अभी तक सदमे से बाहर नहीं आई। घर के सारे काम मैं करूँ और वो आराम से बैठकर रोटियां तोड़े। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। तुम इन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ, मैं तंग आ गई हूँ इनसे। तुम जानती भी हो सुधा, तुम क्या बोल रही हो? ये घर माँ के नाम है, अगर माँ चली गई तो उनके साथ ये घर भी चला जाएगा, फिर रहना सड़क पर। बात करती हो। लाओ मेरा टिफिन दो, मैं लेट हो रहा हूँ। विनोद काम पर चला जाता है, तभी जानकी मंदिर से आ जाती है। पोता सूरज भी साथ था। मम्मी देखो, दादी माँ और मुझे प्रसाद में खीर मिली, आप भी खाओ ना मम्मी। मुझे नहीं खानी, और चुपचाप जल्दी से खीर खत्म कर और पढ़ने बैठ। एक संडे का दिन होता है और पूरा दिन तू घूमने फिरने में लगा देता है। और माँ जी, आपको जब मैंने बोला था आज मशीन लगाकर कपड़े धो देना, तो आपसे कपड़े तो धुले नहीं, सुबह सुबह पूजा करने मंदिर चली गई। अब मशीन लगाकर कपड़े धो लो, बड़ी मेहरबानी होगी। चिंता मत करो बहू, मैं बस मशीन लगाने ही जा रही हूँ। सुधा का यही स्वभाव था। वो अपनी सास जानकी पर अत्याचार करती थी। घर के सारे काम जानकी ही करती थी। पति के दुनिया से चले जाने के बाद जानकी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जानकी की बहू सुधा तो इसी फिराक में थी कि किस तरह से जानकी को इस घर से धक्का देकर उनके घर की मालकिन बन जाए, और उसे मौका मिल ही गया। अरे मैं मर गई, ये गर्म पानी बाल्टी में किसने रखा था? मेरा हाथ जल गया। जरूर ये काम माँ जी का है। वो तो चाहती है कि मैं मर जाऊं और उन्हें इस घर में आराम से रहने को मिले। क्या हुआ सुधा, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? ये सब तुम्हारी माँ के कारण हुआ है। उन्होंने ही जानबूझकर बाल्टी में गर्म पानी भरकर रखा था ताकि मैं नहाने जाऊं तो मैं जल जाऊं। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। माँ, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी वजह से आज मेरा घर परिवार टूट रहा है। आप कहीं चली क्यों नहीं जाती हो? मेरी इसमें कोई गलती नहीं विनोद बेटा, मुझे तो बहू ने ही कहा था कि उसे गर्म पानी से नहाना है, और मैंने उसे कहा भी था कि बाल्टी में गर्म पानी मैंने रख दिया है। मुझे नहीं पता कि ये बहू ऐसा क्यों कर रही है। तुम बेकार में ही मुझ पर नाराज हो रहे हो। हाँ हाँ, मैं ही झूठी हूँ, आप ही सच्ची हो। रहो अपने बेटे के साथ।
सूरज स्कूल से आ जाए तो मैं उसे लेकर चली जाऊंगी। चिंता मत करो सुधा, मैं कोई ना कोई इंतजाम कल तक कर ही लूंगा, पर माँ इस घर में नहीं रहेगी। विनोद काम पर चला जाता है और सुधा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद सूरज स्कूल से आता है, तब वो उठती है। मम्मी दादी कहाँ हो सब? अरे मेरा राजा बेटा आ गया, चल तू बैठ, मैं तेरे लिए अभी खाना लगाती हूँ। माँ जी, खाना बन गया या नहीं? अरे ये कहाँ चली गई? मम्मी दादी कहाँ चली गई? उन्होंने मुझे बोला था आज वो मुझे पार्क में झूला झुलाने ले जाएंगी। सुधा पूरे घर में देखती है पर उसे कहीं भी जानकी नजर नहीं आती। वो विनोद को फोन मिलाती है। विनोद घर आता है। विनोद, सूरज माँ जी से मिलने के लिए रो रहा है, अब उसे कैसे समझाए? चिंता मत करो सुधा, मैं सूरज को समझाता हूँ। सूरज बेटा रोते नहीं है, तुम्हारी दादी जी हरिद्वार गई हैं, वहां एक बहुत बड़ी पूजा होने वाली है, इसलिए उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। कुछ दिनों बाद तुम्हारी दादी आ जाएंगी, ठीक है? सुधा और विनोद किसी तरह सूरज को समझा देते हैं, पर वो दोनों जानकी के बारे में कुछ भी पता करने के बारे में नहीं सोचते। जानकी सड़कों पर अकेली बेसहारा घूम रही थी। जानकी के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो लेकर वो दूसरे शहर आ गई और एक झुग्गी में रहकर अपना गुजारा करने लगी। अब तो बहुत से झुग्गी वाले जानकी को जानते थे। जानकी को घर से निकले आज 10 साल हो गए। पिछले 10 सालों से जानकी अपने परिवार से दूर है, पर विनोद और सुधा ने उसे ढूंढने तक की कोशिश नहीं की। गर्मियों का सीजन आया तो जानकी ने मंडी से जामुन खरीदे और जामुन बेचने लगी। आज 80 साल की उम्र में जानकी इस दुनिया में परिवार के होते हुए भी अकेली है और आज भी खुद से कमाकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। जानकी काकी, घर चल रही हो? मैं घर ही जा रही हूँ। शोभा बिटिया, अभी बहुत जामुन पड़े हैं, मैं सोच रही हूँ कुछ देर और बैठ जाती हूँ, थोड़े और बिक जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। लाला के जामुन के पैसे लौटाने हैं, घर ले गई तो जामुन खराब हो जाएंगे। और तुम्हारी नारियल पानी की बिक्री हुई क्या आज थोड़ी? हाँ काकी, आज बाजार में घूम कर बेचे तब जाकर बिके। मैं तो कहती हूँ मुझे दे दिया करो बेचने के लिए, पर तुम मानती कहाँ हो काकी? नहीं बिटिया, तुझे भी तो अपने घर का ख्याल रखना है। तू भी तो कितनी मेहनत करती है ना। तेरे बापू की तबीयत ठीक नहीं रहती, माँ भी तो घरों में काम करती है, कम से कम तू मेहनत करके घर को चला लेती है। ये बहुत बड़ी बात है बिटिया, चिंता मत कर, मेरी बूढ़ी हड्डियों में बहुत ताकत है। जिंदगी के दुखों ने मेरे शरीर को मजबूत बना दिया है। तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है काकी। अच्छा मैं घर चलती हूँ, फिर तुम आराम से आ जाना। जानकी को जामुन बेचते रात हो गई। उसके पास अभी भी जामुन बचे हुए थे। तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है। अरे यार, जामुन खाने का बहुत मन हो रहा है, चल ना उन अम्मा से जामुन लेते हैं। एक काम कर, तू जल्दी से जाकर ले आ, मैं गाड़ी साइड लगाता हूँ। अम्मा 50 रुपए के जामुन कर दो। अभी करती हूँ बेटा। अम्मा मेरे पास 500 का नोट है, आपके पास खुले होंगे? नहीं बेटा, मेरे पास खुले तो नहीं है। सूरज, सूरज, तेरे पास 50 रुपए है क्या? जरा पकड़ा दे है तो। सूरज? जानकी सूरज नाम सुनकर थोड़ी घबरा जाती है। अचानक वो लड़का गाड़ी से बाहर निकलता है और जानकी को देखकर चौंक जाता है। दादी माँ, और यहाँ? सूरज तब छोटा था। 10 साल का बच्चा सूरज आज 20 साल का हो चुका था। सूरज अपनी दादी को पहचान गया और वो दादी दादी कहकर अपनी दादी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। सूरज कॉलेज में पढ़ रहा था तो वो इसी शहर में रहता था। सूरज को जानकी से सारी बात पता चलती है और वो भी अपने पोते से लिपट कर खूब रोती है। इसके बाद जानकी सबसे विदा लेकर अपने पोते सूरज के साथ अपने शहर अपने घर पहुंचती है। जानकी को सूरज के साथ देखकर विनोद और सुधा हैरान रह जाते हैं, पर सूरज गुस्से में था। मम्मी पापा, आखिरी बार आप लोगों से मिलने और अपना सारा सामान लेने आया हूँ। आज के बाद मैं आप लोगों को अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। मैं दादी के साथ रहूंगा। आपने मुझसे झूठ बोला कि दादी माँ हरिद्वार गई हैं, पर आज 10 साल बाद दादी की हालत देखकर सचमुच मुझे आपको अपने माता पिता कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं हमेशा दादी माँ के बारे में आपसे पूछता था, पर आप हमेशा टाल देते थे। कहीं ऐसा ना हो जैसा आपने दादी माँ के साथ किया है ना, कल आपके साथ ऐसा हो जाए। पर नहीं, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तो आप दोनों के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़कर दादी माँ के साथ जा रहा हूँ। नहीं सूरज बेटा, ऐसा मत कर, हम तेरे बिना जी नहीं पाएंगे। हमें माफ कर दो सूरज बेटा, ऐसा मत करो, तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। अच्छा, तो दादी माँ के बुढ़ापे का सहारा भी तो आप ही थे ना, तब आपने क्यों नहीं सोचा मैं आप दोनों की नहीं सुनूंगा, मैं दादी माँ के साथ जा रहा हूँ। सूरज जानकी के साथ वापस जाने लगता है। तभी सुधा और विनोद रोते बिलखते जानकी के पैरों में गिर जाते हैं। माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई माँ जी।
माँ सूरज को समझाओ ना माँ। जानकी वहीं रखी एक कुर्सी पर बैठ जाती है। नहीं सूरज बेटा, अब मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। मैं अपने पोता और बेटा बहू से मिल ली। अब जीने की इच्छा नहीं सूरज बेटा। अपने माता पिता को माफ कर देना। अपने माता पिता की खूब सेवा करना। माता पिता का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद होता है। हमेशा खुश रहना बच्चों। इतना कहते ही जानकी की गर्दन एक ओर लुढ़क गई। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने बेटा बहू और पोते से मिलने के लिए ही अब तक इस दुनिया में जिंदा थी। विनोद और सुधा की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। सूरज अपनी दादी से लिपटकर बहुत रोता है। आज उसकी दादी गरीबी में जिंदगी के दुखों को झेलते हुए इस दुनिया से जा चुकी थी।